हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, आज से हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो है भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा। इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखने वाले हैं जो आगामी हमारे उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं, इसके साथ एसएससी की अगर कोई परीक्षा है, रेलवे की कोई परीक्षा है, वनडे एग्जाम में जितनी भी जिन परीक्षाओं में इंडियन पॉलिटी या जीके पूछी जाती है, उन सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी क्लास डेली आएगी रात 7 बजे, उसके लिए तैयार रहेंगे। और आगामी क्लासों का विवरण मैं आपको दे देता हूँ। कल सुबह 10 बजे यानी बुधवार को आपके लिए क्लास आएगी उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड, जिसमें हम अजय रावत जी की पुस्तक का कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम देखेंगे उत्तराखंड का परिचय। इस पुस्तक में टोटल 9 चैप्टर हैं, उन्हीं को जितना हमारे पास समय होगा अपने समय के हिसाब से इसको कवर कराया जाएगा। हफ्ते में मिनिमम 2 वीडियो ज़रूर आएंगी अजय रावत जी की, वो भी सुबह 10 बजे या 11 बजे करीब आएंगी। उसके लिए तैयार रहें। रात 7 बजे तो डेली लगातार वीडियो आएंगे। क्या क्या आएंगे मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से अभी आपको रिपीट कर देंगे। और इसी के साथ साथ कल जो सुबह 10 बजे सबसे पहली वीडियो आएगी, उसमें हम चैप्टर 1 देखेंगे, उत्तराखंड का परिचय, अजय रावत जी की पुस्तक का, उसका भाग 1 देखने वाले हैं। और इसी के साथ रात 8 बजे जो क्लास आएगी, उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी जो आज हमारे टॉपिक हैं पॉलिटी के, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा, इनसे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। और क्लास इसी प्रकार चलेगी जैसे मंडे और थर्सडे। इस दिन क्या आएगा, उत्तराखंड वन लाइनर प्लस हिंदी का एमसीक्यू, आपको पहले ही बताया था। इसी के साथ ट्यूसडे और फ्राइडे, मंगलवार और शुक्रवार को आपके लिए इंडियन पॉलिटी के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे सीरियल वाइज। और इसी के साथ वेडनेसडे और सैटरडे को जो इंडियन पॉलिटी के टॉपिक हमने पढ़े हैं उनके एमसीक्यू हम लगाने वाले हैं। और अजय रावत वाली वीडियो कब कब आएंगे, एक वीडियो आपके लिए आएगी बुधवार और एक वीडियो या तो शुक्रवार या शनिवार को, यानी हफ्ते में 2 वीडियो तो मिनिमम आने वाले हैं अजय रावत जी की। और अजय रावत वाले वीडियो सुबह 10 बजे आएंगे और बाकी वीडियो सारे शाम या रात 7 बजे आएंगे। तो लगातार तैयार रहें सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, भारतीय संविधान का स्टार्ट करते हैं। तो संविधान में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहता है वो रहता है भारत का संवैधानिक विकास, यानी संविधान बनने की प्रक्रिया किस प्रकार से चली थी उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला एक्ट आया 1773 का एक्ट। हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में राज करती थी, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं का काम कैसे चले क्या चले उसके लिए एक्ट आते थे। तो सबसे पहला है 1773 का एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, इस एक्ट द्वारा बंगाल, बम्बई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर के अधीन लाया गया, जिसे गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ध्यान देंगे, सबके अपने अपने जनरल होते थे ये, लेकिन इन तीनों का ही हेड जो रहा उसको गवर्नर जनरल नाम दिया गया। अगला फैक्ट, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 को एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। यानी हमारे देश में सबसे बड़ा जो कोर्ट था वो था सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी को इसके खिलाफ भी अगर अपील करनी है तो उसके लिए इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में उसको जाना होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिषेध के साथ, प्रतिषेध माने रोक, उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध हो गया। और इसी एक्ट के माध्यम से, इसी एक्ट के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल जो बने वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद का पूर्ण नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद में बिल लाया गया, जो पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। अब इस एक्ट के तहत क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ वो देखते हैं। इस एक्ट द्वारा कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण कौन करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तथा राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगी। वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुने, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारे यूट्यूब चैनल के ही नाम पर है, उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन।
तो व्यापारिक मामलों पर कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, जबकि राजनीतिक मामलों पर कंट्रोल के बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जिसके 6 सदस्यों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा होती थी। अगला पॉइंट, 1786 चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो का अधिकार दिया गया। अब देखते हैं 1793 का एक्ट। अब इसके माध्यम से क्या क्या कार्यक्रम हुए। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन व भत्ता भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। अंतिम पॉइंट, प्रांतीय गवर्नरों को अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो का विशेष अधिकार प्राप्त हुआ। अब देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट द्वारा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, जिसमें केवल चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। यानी चाय और चीन का व्यापार तो केवल कंपनी कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा कोई अन्य व्यापार करना है तो उसमें कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट है, भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च का प्रावधान रखा गया। अगला पॉइंट, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों की स्थापना का अधिकार भी प्राप्त हो गया 1813 के एक्ट के तहत। तो 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो अगला जो एक्ट आएगा वो 1833 में आएगा। अब इस एक्ट की क्या खासियत थी वो देखते हैं। इस एक्ट द्वारा कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए। 13 में हमने देखा था चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना हुआ था, यहाँ पर वो एकाधिकार भी हमने समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट, कंपनी का कार्य केवल भारत पर शासन करना रह गया। अगला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 में बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, जबकि 33 में 1833 के एक्ट के तहत इस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला पॉइंट, इस एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने वो लॉर्ड मैकाले बने और इसे 1834 में बनाया गया विधि आयोग को। अगला पॉइंट देखते हैं, इस एक्ट द्वारा यानी 1833 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, जबकि इसके तहत 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया और इसी एक्ट के द्वारा रंग, वंश, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। अगला पॉइंट देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। और इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद को कंपनी शासन को कभी भी समाप्त करने का अधिकार मिल गया और कंपनी शासन का यह अंतिम चार्टर एक्ट भी था, क्योंकि 1858 में अभी जो अगला एक्ट देखेंगे उसमें 1857 की क्रांति के बाद वो एक्ट आया था, उसके तहत कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट, भारत में 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई और इसी के तहत 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का था। अगला देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई, जबकि 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत में प्रशासन के लिए भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। अगला पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल। स्टार्टिंग में हमने देखा था, याद होगा आपको, सभी अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए और भारत सचिव ब्रिटिश संसद में भारत का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया उसे। गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दिया गया यहाँ पर, जिसके तहत पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं भारत के और यही पहले वायसराय भी हैं। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। अब देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में विभागीय प्रणाली और मंत्री मंडली व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसके सूत्रधार लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत 1862 में महाराजा पटियाला, बनारस और ग्वालियर को परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। 3 सदस्य चुने गए, महाराजा पटियाला, बनारस और ग्वालियर 1862 में।
अगला पॉइंट, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 पारित किया गया, जिसके तहत 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1873 के तहत 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। 57-58 के एक्ट के तहत कंपनी को हटाया गया और पूर्ण रूप से कंपनी समाप्त हुई है 1 जनवरी 1874। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं शाही अधिनियम 1876। इसके तहत 28 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई और वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने व बहस करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल और प्रतिनिधियों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया, जो फूट डालो और राज करो नीति का अनुसरण करता था। यानी इसी के तहत हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट, इसके तहत केंद्रीय बजट व प्रांतीय बजट में बहस करने के अधिकार के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने व मत देने का अधिकार भी दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी समिति में पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा विधि सदस्य चुने गए। और अंतिम पॉइंट है, यह अधिनियम अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, यानी उनकी रिपोर्ट पर आधारित था। अगला देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसे। इसकी विशेषता प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत थी, जिसके जनक लियोनस कार्टेस को माना जाता है। प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, जिसमें आरक्षित विषय का प्रशासन वायसराय के अधीन था। इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसी अधिनियम के तहत 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया तथा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जो राज्य परिषद व केंद्रीय विधानसभा थी। अब बढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की तरफ। इस अधिनियम के तहत 11 ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे और इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी, जिसमें 1919 अधिनियम की प्रस्तावना जोड़ दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची व समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें केंद्र कार्यपालिका के कार्यों को आरक्षित व हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट और देखते हैं। इसी अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा व अदन को भारत से अलग किया गया। उड़ीसा व सिंध नाम के 2 नए प्रांत भी बनाए गए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त किया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में हरिजनों व ईसाइयों को शामिल किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। इस अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव कराए गए और जिसके तहत प्रांतीय सरकारों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा गया। जैसे अभी आजकल राज्यों के जो हेड होते हैं उनको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, तो 1935 के अधिनियम के तहत जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उनका जो मुखिया होता था उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। ध्यान देंगे सभी लोग। अगला देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की भारत को सत्ता हस्तांतरण करने की और उन्होंने कहा कि यह लागू होगा कब, जून 1948 में। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जिसमें 20 धाराएं थी।
18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 1947 को स्वीकृति दी। 15 अगस्त 1947 को दो स्वतंत्र डोमिनियन राज्य भारत व पाकिस्तान का गठन हुआ। भारतीय संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सारे कार्यक्रम होते रहे। यह नियम कानून 1935 के अधिनियम के तहत चलते रहे। वर्तमान में भी जो हमारा संविधान है उस पर ज़्यादा जोर आपका 1935 का अधिनियम था उसके ज़्यादातर आपको अधिनियम प्राप्त होंगे अभी भी। अगला पॉइंट, देशी रियासतों को किसी भी डोमिनियन यानी भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या न होने की स्वतंत्रता दी गई। 14 अगस्त की रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम का ऐतिहासिक भाषण दिया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान गठन की घोषणा की। तो इसी के साथ संवैधानिक विकास वाला पोर्शन हमारा समाप्त होता है। अब दूसरा टॉपिक आज का देखते हैं, भारतीय संविधान सभा। ज़्यादातर आपको यहाँ पर फैक्ट ही प्राप्त होने वाले हैं, तो फैक्टों को नोट डाउन करते हुए चले, बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति के आधार पर किया गया। 22 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था और इसके अन्य सदस्य स्टोफर क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, LAC करके आप इनको याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, संविधान सभा के गठन की मांग स्वराज विधेयक द्वारा की। संविधान सभा की रचना के लिए सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा बनाने की मांग उठाई थी। अब आपके लिए सारे सब्जेक्ट इसी प्रकार आएंगे। एक दिन आपको सब्जेक्ट समझाया जाएगा, अगले दिन उसी सब्जेक्ट के MCQ कराए जाएंगे। तो ऐसे ही हम भूगोल तो कर चुके हैं, ऐसे ही पॉलिटी, आधुनिक भारत भी इसी प्रकार आपको, GS के जितने भी सब्जेक्ट हैं ऐसे ही आपको लगातार पढ़ाए जाएंगे। और उत्तराखंड तो हमारा साइड बाय साइड चलते रहेगा। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। MN रॉय 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार इन्होंने रखा था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू ने घोषणा की, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के और 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। टोटल 389। जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस से, 389 आपने देखे होंगे। जो 92 हमारे देशी रियासतों के थे वहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ, उनके प्रतिनिधि को मनोनीत किया गया। तो 296 में 92 जोड़ते हैं तो 389 ही होता है। ध्यान दें, कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 208 कांग्रेस के और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिली। 2 सितंबर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ, डेट याद रखेंगे। और लेकिन मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य हैं और 4 सिख समुदाय के सदस्य थे। हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत थी जो संविधान सभा में, यानी उनका प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। 3 जून 1947 को देश बंटवारा होने के बाद संविधान सभा के कुल सदस्य 324 नियुक्ति की गई, जिसमें 235 प्रांतों से और 89 देशी रियासतों से थे। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन के बाद कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें 229 राज्यों से व 70 देशी रियासतों से थी, यानी आज़ादी के बाद का कार्यक्रम है। अब देखते हैं संविधान सभा के वाचन कब कब हुए हैं। पहला वाचन 4 नवंबर, 3 वाचन हुए टोटल, याद रखेंगे। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 अगस्त 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। अब देखते हैं संविधान सभा के कार्य क्या क्या थे। संविधान सभा की कार्रवाई 30 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत
उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जो पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। शुरुआत में आज़ादी के बाद जब वो वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चले गया तो बाद में बम्बई से जीते थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति ने विचार विमर्श के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा के प्रारूप में केवल 114 दिन बहस हुई, जबकि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण में जो खर्चा हुआ है 63,96,729 रुपये का खर्चा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई। 26 नवंबर 1949 को संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। संविधान के 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, अभी देखेंगे अगला पॉइंट। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। संविधान लागू करने का दिन 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। संविधान पर 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और संविधान सभा में 33 अनुसूचित जनजाति यानी ST के, जबकि अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे SC। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम संविधान सभा में बिहार से निर्वाचित हुए। गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं वहां से निर्वाचित हुए। वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी, गणेश वासुदेव मावलंकर संविधान सभा में बॉम्बे प्रांत से। नीलम संजीव रेड्डी, पट्टाभी सीतारामैया, TT कृष्णाचारी मद्रास प्रांत से निर्वाचित हुए। संविधान सभा में अभी हमने देखा था 15 महिलाएं थी। सुचेता कृपलानी, दक्षिणेनी वेलायुद्ध ये दलित थी, और बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, एनी मास्करॉन, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, लीला रॉय, रेणुका रे, विजय लक्ष्मी पंडित ये इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है ये, अम्मू स्वामीनाथन, और ये भी इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू जी। कुछ कुछ महिलाओं के नाम जरूर याद रखें, जिसमें ये सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू, इनको याद जरूर रखें। राजकुमारी अमृता कौर भी आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं आज़ादी से पूर्व बनाया गया जो हमारा मंत्रिमंडल था। इसमें कांग्रेस के 12 सदस्य थे, जबकि मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे इसके, आसफ अली रेल मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई उद्योग मंत्री, राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री, ये आज़ादी से पहले की बात हो रही है। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, राजा गजनातर अली स्वास्थ्य मंत्री, अब्दुल निस्तार संचार मंत्री, आई चंद्रगिरी वाणिज्य मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल ये हमारे कानून मंत्री थे। संविधान सभा द्वारा नियुक्त समितियां कौन कौन सी समिति बनी थी, कब बनी थी, क्या उसके बारे में देख लेते हैं। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर और संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति इसके अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला पॉइंट, प्रांतीय संविधान समिति, इसके सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति सरदार पटेल। अल्पसंख्यक परामर्श समिति इसके अध्यक्ष सरदार पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वारदाचार्यार। तदर्थ झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति S मुखर्जी। आवास समिति पट्टाभी सीतारामैया। अब कुछ जानकारी देख लेते हैं हमारे प्रारूप समिति से रिलेटेड। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी। अब इसके कुछ अन्य सदस्य देखते हैं, जैसे KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव और T कृष्णाचारी। अब कुछ जानकारी देख लेते हैं। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे।
एन माधव को BL मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया, जबकि 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी सदस्य चुने गए। प्रारूप समिति में कांग्रेस के सदस्य कन्हैया माणिकलाल मुंशी या KM मुंशी जी थे। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 13 समितियां बनाई थी, 13 समितियों का गठन किया था, इसको याद रखेंगे। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद का भारत का मंत्रिमंडल। प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम, प्रथम विधि मंत्री भीमराव अम्बेडकर जी, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुख चेट्टी, भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के प्रथम खदान एवं ऊर्जा मंत्री NB गॉडगिल, भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई, प्रथम वाणिज्य मंत्री CH वाबा, प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, गणतंत्र माने 26 जनवरी 1950 के बाद जॉन मथाई हमारे पहले वित्त मंत्री बने गणतंत्र भारत के। तो उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कल आपके लिए सुबह 10 बजे यानी सुबह के टाइम पे आपके लिए क्लास आएगी उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत की पुस्तक को हम करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, उसका भाग 1 देखेंगे। और इसी के साथ कल शाम को जो आज हमने पॉलिटी के टॉपिक पढ़े हैं, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा, इसके MCQ आएंगे। MCQ वाली सीरीज शाम को ही आने वाली है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, आपने लाइक और शेयर करना है। लगातार बने रहें, इसी प्रकार लगातार आपके लिए क्लास लाती रहेंगे हम लोग। तो उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।